साल 1943 दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को के एक कमरे में सिगार का धुआं उड़ रहा था। करीने से सजे बालों और तावदार मूंछों वाला एक शख्स फाइलों पर नजर फेर रहा था। बीच बीच में शांत पड़ी कलम उठती और कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाकर आराम करने लगती। इतने में एक सैनिक नात्सी ठप्पे वाली चिट्ठी लेकर अंदर आया। नात्सी यानी जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की पार्टी। चिट्ठी में लिखा था, आपका बेटा याकूब हमारी कैद में है। अगर उसे सही सलामत चाहते हैं तो हमारे लोगों को जेल से रिहा करना होगा। अदला बदली के लिए हिटलर ने कुछ नामों की लिस्ट भेजी थी। एक नाम उसके भतीजे रुडोल्फ रूबल जूनियर का भी था। संदेश सुनकर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भारी आवाज में कहता है, मेरा कोई बेटा किसी की कैद में नहीं है। जो जर्मनी की कैद में है वो सोवियत संघ का गद्दार है। अगले दिन अखबारों में बयान छप गया। हिटलर को उसका जवाब मिल चुका था। कुछ दिनों के बाद याकूब के मरने की खबर सामने आई। उसने जेल के बाहर लगे इलेक्ट्रिक तारों पर कूदकर अपनी जान ले ली थी। अपने बेटे को गद्दार बताने वाला यह व्यक्ति सोवियत संघ का सुप्रीम लीडर था। उसको अपने आसपास पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं थे। उसने अपने हाथ से लाखों विरोधियों की मौत पर दस्तखत किए। उसने हिटलर से दोस्ती की, धोखा खाया और हिटलर के मरने तक उसके पीछे लगा रहा। बाद में कई तानाशाहों के लिए वो प्रेरणा, जबकि लोकतंत्र चाहने वालों के लिए दहशत बन गया। उसका नाम था जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और ये क्यूरिस्तान की स्पेशल सीरीज नामचीन का नया नवेला अंक है। इसमें हम आपको दुनिया के सुविख्यात और कुख्यात किरदारों की कहानियां सुनाते हैं। आज जोसेफ स्टालिन की कहानी सुनिए। रूस भारत के उत्तर में बसा है। चीन और मंगोलिया के बाद उसका बॉर्डर शुरू हो जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। एशिया से यूरोप तक फैला हुआ। महात्मा गांधी के पसंदीदा लेखक लियो टॉल्स्टॉय का देश। यूरोप की सबसे बड़ी नदी जिसका रिश्ता साहित्य ने भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा से जोड़ा, उस वोल्गा का देश। कैसे जमीन दुनिया के सबसे हिंसक हत्यारे के फलने फूलने का कारण बनी, ये जानने के लिए हमें इतिहास में दाखिल होना होगा। 5वीं सदी का ये वक्त था। रोमन्स के आक्रमण के बाद रूस के पश्चिमी हिस्से में स्लाव लोगों का बसाव शुरू हुआ। स्लाव 3 हिस्सों में बटे हुए थे, पूर्वी स्लाव, पश्चिमी स्लाव और दक्षिणी स्लाव। इनमें एकता नहीं थी, आपस में मारकाट मची रहती थी, जिसके चलते भविष्य पर गहरा संकट पैदा हो गया था। फिर 8वीं सदी में एक अवसर आया। पश्चिमी यूरोप के स्कैंडिनेवियाई देशों ने अपना साम्राज्य फैलाने पर जोर दिया। ये नदियों के किनारे बसी बस्तियों को लूटते और तबाह करते जाते। उन्हें पश्चिम में वाइकिंग्स जबकि पूरब में वारंगियन कहा गया। उनकी चपेट में स्लाव भी आए। वे लड़ने की हालत में नहीं बचे। तब पूर्वी स्लाव के सरदार ने वारंगियन राजकुमार रूरिक से गुहार लगाई। वो बोले, हुजूर, एक दरखास्त है। आपकी ताकत के सामने हम नहीं टिक सकते। हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। आप इन बिखरे कबीलों को एक कर लीजिए। रूरिक ने गुहार सुनी और हाथ उठाकर कहा, तथास्तु। फिर राजकुमार रूरिक ने रूरिकेड वंश की स्थापना की। उन्होंने अपनी राजधानी नोवोग्राद में बनाई। इस रूरिकेड साम्राज्य के लोगों को रूस कहा गया। फिर 1585 ईस्वी में रूरिकेड साम्राज्य ढह गया। इसके बाद कुछ समय के लिए कुर्सी शापित रही। जो भी इस गद्दी पर बैठता उसकी हत्या हो जाती। ये सिलसिला रोमानोव वंश के आने तक चलता रहा। वे 1613 में आए, द टाइम ऑफ ट्रबल्स के बाद। ये 1601 से 1613 का दौर था जब रूसी साम्राज्य के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। देश भर में प्लेग और अकाल फैला हुआ था, जबकि सत्ता पर कब्जे के लिए भयंकर तकरार मची थी। 1613 में रूस की सत्ता रोमानोव वंश के पास आई। माइकल प्रथम पहले जार बने। आगे चलकर उनकी गद्दी पर पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट जैसे शासकों ने राज किया। 18वीं सदी में रूस दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक बन चुका था, लेकिन 19वीं सदी के अंतिम दशकों में इसकी चमक घटने लगी। जार की लोकप्रियता कम हो रही थी। तभी 1887 में एक नौजवान ने तत्कालीन जार अलेक्जेंडर III की हत्या की साजिश रची, लेकिन वो नाकाम रहा। उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस लड़के की उम्र थी 21 साल। नाम था अलेक्जेंडर उलियानोव। वो व्लादिमीर लेनिन का भाई था। वही लेनिन जिन्होंने रूस से रोमानोव वंश का नामो निशान मिटा दिया। जोसेफ स्टालिन इन्हीं लेनिन के शिष्य थे, लेकिन स्टालिन अपने गुरु से कई कदम आगे निकल गया। 1882 में जॉर्जिया में एक नोवेल पब्लिश हुआ, द पेट्रिसाइड नाम से। इसका एक किरदार था कोबा। उसका कैरेक्टर रॉबिन हुड जैसा था। अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में दान करने वाला।
कुछ बरसों के बाद कोबा किताब से निकलकर बाहर आ गया। टिफलिस शहर में वो मजदूरों को जार के खिलाफ भड़का रहा था। जार की सीक्रेट पुलिस ओखराना उससे परेशान थी। उसको कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार बच निकलता था। 1899 में कोबा ने टिफलिस शहर छोड़ दिया। वो बटूमी आ गया। उसे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबरशिप मिल गई। ये पार्टी कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी। उनका इरादा रूस में समाजवाद को लाना था। वे मजदूरों और किसानों को जार के खिलाफ एकजुट कर रहे थे। इस वजह से हमेशा सीक्रेट पुलिस की नजर में रहती थी। कोबा ने बटूमी में भी मजदूरों को प्रोटेस्ट के लिए तैयार किया, लेकिन उनके प्रोटेस्ट को दबा दिया गया। 1902 में कोबा पहली बार पुलिस के हाथ लगा। उसके आई कार्ड पर जोसेफ जोगाशिवली लिखा था। जन्म की तारीख 21 दिसंबर 1879 दर्ज थी। जब पुलिस ने उसका स्कूल रिकॉर्ड खंगाला, उसका माथा ठनक गया। जोसेफ ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना नाम और अपना बर्थडे बदल दिया था। स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक उसका जन्म जॉर्जिया के गोरी नामक गांव में हुआ था 6 दिसंबर 1878 को। उसकी माँ एक जमींदार के घर में मेड थी, जबकि उसके पिता जूते की मरम्मत करके घर चलाते थे। उनकी एक पहचान और थी, वो अव्वल दर्जे के शराबी थे। शराब पीकर पत्नी और इकलौते बेटे को पीटना उनका रोज का काम था। फिर एक दिन स्टालिन के कॉबलर पिता अचानक गायब हो गए। स्टालिन ने कभी उनकी खोज खबर नहीं ली। अफवाह ये भी उड़ी कि उसका असली पिता कोई और है। इसको लेकर गांव के लोग स्टालिन का खूब मजाक उड़ाते थे। उसको बचपन में काफी बुली किया जाता था। इसने स्टालिन के मन में अविश्वास और नफरत की भावना भर दी। आगे चलकर उसके फैसलों पर इसका काफी असर भी दिखाई दिया। स्टालिन की माँ उसको पादरी बनाना चाहती थी। उसको चर्च स्कूल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन वो वहां पर नहीं टिक पाया। उसकी दिलचस्पी कार्ल मार्क्स के विचारों में थी। स्कूल से निकलने के बाद वो विद्रोह के रास्ते पर निकल गया और इसी दरमियान ज़ारशाही का विरोध करने के लिए उसको सजा भी मिली। उसको 3 साल के लिए निर्वासन में साइबेरिया भेज दिया गया, लेकिन वो सजा पूरी होने से पहले ही भाग आया। साइबेरिया आने जाने के दौरान ही उसने अपना नाम फिर से बदल लिया था। उसने अपना नया नाम रखा स्टालिन, मतलब स्टील, हिंदी में स्पात, स्पात सरीखा मजबूत, जोसेफ स्टालिन। जब स्टालिन साइबेरिया से वापस लौटा तब पता चला कि उसकी पुरानी पार्टी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। मेंशेविक यानी कि अल्पसंख्यक और बोल्शेविक यानी कि बहुसंख्यक। बोल्शेविक पार्टी ही आगे चलकर रूस की कम्युनिस्ट पार्टी बनी। स्टालिन ने बोल्शेविक को चुना। इस धड़े की कमान लेनिन के हाथों में थी। लेनिन का मानना था कोई भी रास्ता गलत नहीं होता अगर उससे मंजिल सधती है। स्टालिन और लेनिन के विचार आपस में मेल खाते थे। उसने लेनिन को अपना गुरु मान लिया था। स्टालिन और लेनिन की पहली मुलाकात फिनलैंड में हुई थी, नवंबर 1905 में बोल्शेविक पार्टी के एक सम्मेलन में। तब लेनिन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस बैठक में स्टालिन को क्रांति के लिए पैसे जुटाने का काम सौंपा गया। 1907 में स्टालिन ने अपने साथियों के साथ टिफलिस में एक बड़ा बैंक लूटा। जो भी साथी उसके साथ लूट में शामिल थे, बाद में स्टालिन ने उन सभी को मरवा दिया था। स्टालिन हमेशा नई आइडेंटिटी गढ़ता रहता था। इसके लिए वो अपने इतिहास को मिटाता चलता था। बहरहाल बैंक से लूटे गए पैसे पार्टी के पास चले गए। स्टालिन को उससे कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। उसको पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंडरग्राउंड रहते हुए उसने छद्मनामों से अखबारों में लेख लिखे और क्रांति के लिए लोगों को उकसाता रहा। पुलिस ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। 1913 में स्टालिन को आखिरी बार गिरफ्तार किया गया और उसको फिर से साइबेरिया भेज दिया गया। फिर आई 28 जून 1914 की तारीख। ऑस्ट्रियन हंगेरियन साम्राज्य के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की सरायेवो में हत्या हो गई। इसका इल्जाम सर्बिया पर आया। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के साथ मिलकर सर्बिया पर हमला कर दिया। चूंकि रूस सर्बिया का दोस्त था, उसको भी जंग में उतरना पड़ा, लेकिन वो लंबा जंग लड़ने की हालत में नहीं था। एक तो जापान के साथ जंग में उसके संसाधन बुरी तरह से तबाह हो चुके थे। दूसरी चीज, उस वक्त के जार निकोलस II का आम जनता से कोई संपर्क नहीं था। और तीसरी चीज, रूस के राजा और रानी एक तांत्रिक रासपुतिन के वश में आकर अनाप शनाप फैसले ले रहे थे। इससे ब्यूरोक्रेसी और शाही खानदान के लोग नाराज चल रहे थे। रासपुतिन के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्यूरिस्तान पर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। बहरहाल जार की गलतियों के चलते रूस की स्थिति बिगड़ने लगी। खाने के सामान की सप्लाई सेना को जा रही थी। आम लोगों के खाने के लाले पड़ रहे थे। महंगाई कई गुना तक बढ़ गई थी। इसके खिलाफ पेट्रोग्राद में जनता विद्रोह पर उतर आई। वे युद्ध और जार का विरोध कर रहे थे। आखिरकार बढ़ते दबाव के बीच 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने कुर्सी छोड़ दी। इसके साथ ही रोमानोव वंश का पतन हो चुका था। तब रूस की संसद ड्यूमा ने एक अस्थायी सरकार बनाई। इस सरकार ने जार और उनके परिवार को कैद कर लिया, लेकिन उन्होंने लोगों की बुनियादी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब रूस में ज़ारशाही खत्म हुई तब लेनिन स्विट्जरलैंड में था। जब उसको इस बात की खबर मिली
वो अपने बिस्तर पर उछल पड़ा था। उधर स्टालिन भी पेट्रोग्राद पहुंचने की तैयारी करने लगा। अप्रैल 1917 में लेनिन और स्टालिन एक साथ पेट्रोग्राद पहुंचे। उन्होंने बोल्शेविक पार्टी की कमान अपने हाथों में ली। उन्होंने रोटी, शांति और जमीन का नारा दिया। भूख और बेरोजगारी से त्रस्त जनता उनके साथ हो गई। 25 अक्टूबर 1917 को रेड आर्मी ने अस्थायी सरकार के गढ़ विंटर पैलेस को भेद दिया। जिस रूस के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा था, अगर इस देश में क्रांति हुई भी तो दुनिया में सबसे आखिर में होगी, उसी रूस में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनने जा रही थी। सरकार तो बदल गई, मगर लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अब की सिविल वॉर की बारी थी। व्हाइट आर्मी और लेनिन के रेड गार्ड्स के बीच। व्हाइट आर्मी में जमींदार, कुलीन और मेंशेविक शामिल थे। 1922 में रेड गार्ड्स ने व्हाइट आर्मी को हरा दिया और इसी के साथ गृह युद्ध खत्म हो गया और सोवियत संघ की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया। सोवियत संघ को चलाने के लिए कमेटी बनाई गई, काउंसिल ऑफ पीपल्स कॉमिसार्स ऑफ द सोवियत यूनियन। लेनिन इसके चेयरमैन बने। स्टालिन को जनरल सेक्रेटरी का पद मिला। उसका काम मीटिंग्स का एजेंडा तय करना, इनविटेशंस भेजना और पार्टी के खास पदों पर नियुक्ति करना था। ये काम पर्दे के पीछे वाला था, लेकिन स्टालिन को इसमें मजा आने लगा। जब स्टालिन सोवियत संघ पर एक छत्र राज करने लगा, तब भी उसने जनरल सेक्रेटरी का पद नहीं छोड़ा। स्टालिन को पार्टी के भीतर एक आदमी से बहुत चिढ़ थी, लियोन ट्रॉट्स्की। वो स्टालिन को कॉमरेड कार्ड इंडेक्स के नाम से चिढ़ाता रहता था। ट्रॉट्स्की ने सिविल वॉर में रेड आर्मी की कमान संभाली थी। वो लेनिन का चहेता था। लेनिन के बाद पार्टी की कमान ट्रॉट्स्की के हाथों में आने वाली थी। स्टालिन उस वक्त चुप रहा, मगर अंदर ही अंदर उसने बदले की प्लानिंग शुरू कर दी थी। ट्रॉट्स्की काफी पढ़ा लिखा था। वो रईसों की बस्ती से आया था। भाषण देने में उसका कोई जवाब नहीं था। सिविल वॉर के दौरान उसने फ्रंट पर रहकर काम किया था। इसके उलट स्टालिन का सफर तंगहाली में गुजरा था। बाप शराब के नशे में उसको पीटता रहता था। माँ के कई पुरुषों से संबंध थे। जब स्टालिन ताकतवर हो गया, उसने अपनी माँ को कभी सामने नहीं आने दिया। वो माँ की अंतिम यात्रा में भी नहीं गया। उसने अपनी सीक्रेट पुलिस भेजकर मां का अंतिम संस्कार करवा दिया। किसी भी आम आदमी को उस यात्रा में आने की इजाजत नहीं थी। जब ट्रॉट्स्की उसको चिढ़ाता था, स्टालिन को पुराने दिन याद आ जाते। स्कूल में झेला अपमान, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मिलने वाले ताने, उसे पढ़े लिखे लोगों से नफरत होने लगी। वो अपने आप को सबसे बेहतर साबित करना चाहता था। इस कोशिश में उसने हर छोटी बड़ी कमी को अपने जीवन से निकालना शुरू कर दिया। स्टालिन को बचपन में चेचक हुआ था। उसकी नाक और चेहरे पर घाव के निशान छूट गए थे। जब आप स्टालिन की तस्वीरें देखेंगे, आपको वो निशान नहीं दिखेंगे। उन तस्वीरों को बहुत बारीकी से एडिट किया गया है। उसने फोटोशॉप की अहमियत काफी पहले पहचान ली थी। फिर जनवरी 1924 आया और व्लादिमीर लेनिन को दिल का दौरा पड़ गया। 21 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई। उस वक्त लियोन ट्रॉट्स्की एक सुदूर इलाके में अपना इलाज करवा रहा था। स्टालिन ने संदेश भिजवाया, तुम्हें आने जाने में लंबा समय लग जाएगा, लेनिन को हम आजकल में ही दफना देंगे, तुम वहीं पर रहकर इलाज करवाओ। लियोन ट्रॉट्स्की, जिसे लेनिन का अगला उत्तराधिकारी माना जा रहा था, उसने स्टालिन की बात मान ली। वो नहीं आया। इसमें स्टालिन की गहरी चाल थी। उसने लेनिन की लाश पर सवार होकर सत्ता हासिल करने की ठान ली थी। लेनिन की बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पूरी तैयारी की गई। उसके मृत शरीर पर केमिकल्स के लेप लगाए गए। वो लेनिन के नाम पर सहानुभूति बटोरना चाहता था ताकि सत्ता हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। जब लेनिन की पत्नी ने स्टालिन को ऐसा करने से रोका तो स्टालिन ने कहा, तुम चुपचाप अपना काम करो, मैं इतनी जल्दी लेनिन की दूसरी विधवा ढूंढ कर नहीं ला सकता हूँ। स्टालिन ने साफ कर दिया था, मैं जो कर रहा हूँ करने दो, वरना अंजाम बुरा होगा। 27 जनवरी को लेनिन की लाश को रेड स्क्वायर के मकबरे में सुरक्षित रखा गया। स्टालिन ने इसका खूब प्रचार किया। उसने खुद को लेनिन के असली वारिस की तरह पेश किया। वो व्यक्ति जो अपनी मां के जनाजे में नहीं गया, वो लेनिन का ताबूत अपने कंधे पर लेकर घूम रहा था। उसने पूरे सोवियत संघ में लेनिन की आदमकद मूर्तियां लगवाई और उनके पोस्टर भी छपवाए। फिर 24 मई 1924 को स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक बुलाई। उसने कुछ चिट्ठियां निकाली। ये लेनिन ने मरने से पहले लिखी थी। इसमें स्टालिन को पार्टी के लिए खतरनाक बताया गया था। पार्टी के अधिकारियों को सलाह दी गई थी कि जितनी जल्दी हो सके स्टालिन को जनरल सेक्रेटरी के पद से हटा दिया जाए। स्टालिन ने उस बैठक में माइक पर वो खत पढ़े और कहा, अगर लेनिन ऐसा चाहते थे तो मैं जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ देता हूँ। पूरी सभा चिल्लाई, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप पद पर रहिए, आप ही असली उत्तराधिकारी हैं। इतना सुनते ही स्टालिन के चेहरे पर मंद मंद कुटिल मुस्कान तैर गई। उस सभा में बैठा लियोन ट्रॉट्स्की भी था। वो ये ड्रामा देखकर दंग रह गया। लेनिन की कुर्सी उसके पास आते आते खिसक गई थी। वो ये अपमान झेल नहीं पाया। ट्रॉट्स्की ने रूस में रहते हुए स्टालिन का विरोध किया। उसने स्टालिन की नीतियों के विरोध में लेख लिखे। इससे स्टालिन खफा हो गया। 1927 में ट्रॉट्स्की को ट्रेन में बिठाकर जबरदस्ती कजाकिस्तान भेज दिया गया। एक साल बाद उसे सोवियत संघ से बाहर निकाल दिया गया।
फिर ट्रॉस्की को तुर्की में शरण मिली। तब तक स्टालिन ने अपने विरोधियों के खात्मे के लिए शुद्धिकरण का अभियान चला दिया था। इससे बचने के लिए ट्रॉस्की ताउम्र एक देश से दूसरे देश भागता रहा। फिर 20 अगस्त 1940 को मेक्सिको के घर में उस पर हमला हुआ। अगले ही दिन ट्रॉस्की की मृत्यु हो गई। हमलावर फ्रैंक जैक्सन को 20 साल की सजा हुई। जांच में पता चला कि जैक्सन स्पेन का बाशिंदा था। वो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी NKVD के लिए काम करता था। यही NKVD बाद में KGB बन गई, जिसके एक एजेंट व्लादिमीर पुतिन रूस के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। ट्रॉस्की को मरवाकर स्टालिन ने सीधा संदेश दे दिया था, तुम कोई भी हो, कहीं भी रहो, स्टालिन से दुश्मनी का मतलब है मौत। ट्रॉस्की को बाहर निकालने के बाद स्टालिन को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। कम्युनिस्ट पार्टी का एक मुखपत्र था प्रावदा। इसका हिंदी में मतलब है सत्य। प्रावदा में जो छपता था वो जोसेफ स्टालिन का सत्य होता था। 1928 में प्रावदा ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ लिखना शुरू किया। उन्हें विलेन बनाकर पेश किया जाने लगा। इस तरह जमींदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसके बाद स्टालिन ने उनकी संपत्ति छीनने और उन्हें मारने के आदेश पर साइन कर दिए। ये समाजवाद लाने का स्टालिन का तरीका था। इस अभियान में 1932 तक कम से कम 5 लाख लोगों की हत्या की गई। जो बच गए उनका जीवन गुलग में गुजरने वाला था। 1928 में स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा सोवियत संघ से ली गई थी। स्टालिन ने किसानों की जमीन के टुकड़ों को मिलाकर बड़े बड़े फार्म्स तैयार करवाए। किसान बस मजदूर रह गए। उन्हें फसल उपजाने का टारगेट दिया जाता था। टारगेट पूरा ना होने पर उनको मार दिया जाता या लेबर कैंपों में भेज दिया जाता था। फसल का एक बड़ा हिस्सा शहर पहुंचता था। उसका इस्तेमाल शहरी मजदूरों का पेट भरने में होता था। किसानों के लिए कोटा तय था। कम उपज होने पर उनके लिए सजा भी मुकर्रर थी। जल्द ही खेती फेल हो गई। गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। भूख से लाखों लोग मारे गए। 1930 के दशक में एक ऐसा समय भी आया जब गांवों में लोग लाशों को नोच कर खाने लगे थे। जब गांव में त्राहिमाम फैला था। भूपू अखबार मौसम गुलाबी दिखा रहे थे। प्रोपेगेंडा फिल्मों में किसान हंसते गाते और नाचते हुए नजर आते थे। असलियत में वहां मौत का तांडव हो रहा था। जब स्टालिन की दूसरी पत्नी नादिया अलीलुएवा ने अकाल पर सवाल उठाया, स्टालिन ने उसको सबके सामने अपमानित किया। स्टालिन की जीवनी लिखने वाले आइजैक डॉयचर ने लिखा, जब नादिया ने स्टालिन की मनमानी पर अपनी बात रखी, स्टालिन ने उसको भद्दी गालियां दी। नवंबर 1932 में नादिया ने अपने फ्लैट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक थ्योरी ये भी चलती है कि स्टालिन ने ही अपनी पत्नी को गोली मारी थी। बाद में नादिया के परिवार के लोगों को एक एक कर मरवा दिया गया था। इसके पीछे भी स्टालिन का नाम आता है। गांव में तबाही लाने के बाद स्टालिन अपने संभावित दुश्मनों की तरफ लौटा। पार्टी का हर एक पॉपुलर चेहरा उसके निशाने पर था। ऐसे लोगों के लिए अदालत सजाई जाती, दिखावे के ट्रायल होते, जिनके नाम पुकारे जाते, वे मंच पर आकर अपना गुनाह कबूल करते। दिखावा खत्म होने के बाद उनको मार दिया जाता था। ऐसा पूरे देश में हुआ। स्टालिन मौत की फाइलों पर खुद रिमार्क देता था। स्कूल में प्रोपेगेंडा वाली किताबें सिलेबस में लाई गईं। बच्चों को बताया गया स्टालिन सोवियत संघ के पिता हैं, उनके खिलाफ बोलने वाला देश का गद्दार है। स्टालिन सोवियत संघ का पर्याय बन गया था। इसका असर ये हुआ कि बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ जासूसी करने लगे। स्टालिन ने रूस को जासूसी युग में ला दिया था, जहां दीवारों ही नहीं हवाओं के भी कान होते थे। स्टालिन खुद परिवार और रिश्तेदारी में यकीन नहीं रखता था। उसको लगता था कि ये क्रांति के दुश्मन हैं। जब उसके बेटे याकोव ने आत्महत्या की कोशिश की, तब स्टालिन उसे देखने अस्पताल तक नहीं गया था। उसने कहा था, वो मरना चाहता है तो मरने दो। जो एक बार में अपनी जान भी नहीं ले सकता, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। बाद में उसी याकोव के बदले हिटलर ने अपने भतीजे की रिहाई मांगी थी। स्टालिन ने अपने बेटे को गद्दार बताकर पल्ला झाड़ लिया था और बेटे ने इलेक्ट्रिक वायर्स पर कूदकर अपनी जान ले ली थी। स्टालिन ने अपने सबसे करीबी दोस्तों तक को नहीं बख्शा, उन्हें भी नहीं जिन्होंने उसको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने में मदद की थी। ऐसा ही एक दोस्त सरगेई किरोव था। उसने बोल्शेविक क्रांति में स्टालिन के साथ लड़ाई की। जैसे जैसे स्टालिन का कद बढ़ा, किरोव भी पार्टी में ऊपर चढ़ता गया। किरोव की पर्सनालिटी अच्छी थी, उसके भाषण जोशीले होते थे। उन्हें किरोव को तख्ता पलट करने के लिए मनाया। उकसावे में आकर किरोव ने स्टालिन की आलोचना कर दी। सामूहिक खेती और 5 ईयर प्लान को खतरनाक बता दिया। बैठक में तो स्टालिन ने चुपचाप सुना, लेकिन कुछ दिनों बाद किरोव की हत्या हो गई। उसके हत्यारे का नाम था लियोनिड निकोलेव। वो स्टालिन की सीक्रेट पुलिस NKVD में काम करता था। हालांकि निकोलेव को भी नाम के बजाय धोखा मिला। स्टालिन ने उसको भी परिवार सहित मरवा दिया, ये साबित करने के लिए कि निकोलेव एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, स्टालिन को रास्ते से हटाने की साजिश।
इस थ्योरी के सहारे एक बड़ा गेम खेला जाने वाला था। स्टालिन किरोव की अंतिम यात्रा में पहुंचा था। उसने उसका ताबूत अपने कंधे पर उठाया और बदला लेने की कसम खाई। दरअसल किरोव की हत्या ने स्टालिन को पार्टी के भीतर अपने दुश्मनों को मारने का बहाना दे दिया था। अगले कुछ सालों में ट्रायल्स का ड्रामा चलता रहा, राजनीतिक हत्याओं के ढेर लगते रहे और स्टालिन कहे लगाने में मशगूल था। स्टालिन ने इसको नाम दिया द ग्रेट पर्ज, महान शुद्धिकरण अभियान। अपने दोस्तों की कब्र पर स्टालिन जरूर जाता था, फातिहा पढ़ते हुए बुदबुदाता था, मे ऑल माई फ्रेंड्स सिंक इनटू द ग्रेव दिस जेंटली एंड सिंपली। जून 1941। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी, लेकिन सोवियत संघ में शांति थी। मगर ये शांति जल्दी भंग होने वाली थी। 22 जून को रविवार का दिन था। स्टालिन अपने कमरे में आराम फरमा रहा था, तभी उसको खबर मिली कि हमला हो गया। स्टालिन को दूसरा सदमा तब लगा जब उसने सुना ये हमला जर्मनी ने किया है। दरअसल 23 अगस्त 1939 को मॉस्को में एक समझौता हुआ था। जर्मनी के विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप और सोवियत विदेश मंत्री मोलोटोव ने इस पर दस्तखत किए थे। इसमें तय हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। एक सीक्रेट प्रोटोकॉल भी था जिसमें जर्मनी और सोवियत संघ ने अपनी सीमाओं का निर्धारण कर लिया था। लेकिन अगले ही बरस हिटलर का मन बदल गया। उसने सोवियत पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने अपने जनरल्स को कहा, हमें बस एक धक्का देना और पूरा सड़ा हुआ ढांचा बिखर जाएगा। खुफिया एजेंसियों ने स्टालिन तक ये खबर पहुंचाई, मगर स्टालिन को भरोसा नहीं हुआ। आखिरकार जून 1941 में जर्मनी ने ऑटोमन साम्राज्य के कुख्यात लुटेरे बारबरोसा के नाम पर ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। 35 लाख सैनिक, 3400 टैंक और 2700 लड़ाकू विमानों के साथ नाज़ियों ने रेड आर्मी की बैंड बजा दी। सोवियत संघ इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं था। उसके 1200 विमान उड़ने से पहले ही तबाह कर दिए गए। हिटलर ने स्टालिन की कमर तोड़ दी थी। अब बस राजधानी मॉस्को जीतने की देर थी, लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं थी। अक्टूबर 1941 में हिटलर ने अपनी सेना को मॉस्को की तरफ बढ़ने के लिए कहा। तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी, बर्फ कीचड़ में बदल चुका था, जर्मन टैंक दलदल में फंस रहे थे। इस बीच खाने की सप्लाई बंद हो गई। इसने जर्मन्स को पहला झटका दिया। बारिश के बाद ठंड आ गई। नाज़ियों को इस माहौल में लड़ने का अनुभव नहीं था। जितने नाज़ी सैनिक रेड आर्मी के साथ लड़ाई में नहीं मरे, उससे ज्यादा मौसम की वजह से मारे गए थे। दूसरी तरफ सोवियत संघ ने अपनी आर्मी मजबूत कर ली थी। फैक्ट्री में टैंकों का प्रोडक्शन जोरों पर था। उन्हें ठंडे मौसम में रहने का अनुभव था। स्टालिन ने समूची जनता को जंग के मैदान में उतार दिया था। दिसंबर आते आते रेड आर्मी ने जर्मन्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। हिटलर ने हुक्म दिया था अपनी जगह पर अड़े रहना, लेकिन बर्फ में सैनिकों के हाथ पांव फूलने लगे थे। उन्हें सोवियत संघ से जान बचाकर भागना पड़ा। इसमें जर्मन सेना को भारी नुकसान हुआ। सोवियत संघ के मोर्चे पर लगभग 6 लाख जर्मन सैनिक मारे गए। अब सोवियत संघ वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन चुका था। उधर अमेरिका ने जापान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी थी। 1943 में ईरान की राजधानी तेहरान में जोसेफ स्टालिन की मीटिंग हुई ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के साथ। चर्चिल को स्टालिन पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था, जबकि स्टालिन तो अपनी परछाई से भी बचकर चलता था। खैर, तेहरान कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि तीनों महाशक्तियां आपस में मिलकर जर्मनी का मुकाबला करेंगी। अप्रैल 1945 में रेड आर्मी ने मित्र राष्ट्रों की सेना के साथ मिलकर बर्लिन को घेर लिया। उनके पहुंचने से पहले हिटलर ने अपनी जान ले ली। मई में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूरोप में स्टालिन का मिशन पूरा हो चुका था। बाकी जंग एशिया में बाकी थी, वो भी अगस्त आते आते खत्म हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 2 सुपर पावर्स बचे थे, सोवियत संघ और अमेरिका। वे पूरी दुनिया को अपने अधीन लाना चाहते थे। उनके बीच वैचारिक मतभेद भी थे, जिसके चलते शीत युद्ध की नींव पड़ी। दोनों देश अपनी अपनी जमीन पर कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए, लेकिन न्यूट्रल ग्राउंड पर खून बहाने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। जर्मनी से जीतने के बाद स्टालिन का शरीर थकने लगा था। दिसंबर 1945 में उसको पहली बार दिल का दौरा पड़ा, लेकिन ये माइनर अटैक था, वो बच गया। हालांकि इसने उसकी बोलने की क्षमता को काफी प्रभावित किया। अंतिम दिनों में वो बहुत कम बाहर निकलता था। वो अपने घर में बागबानी करता था, लेकिन उसके बाद भी उसने पद नहीं छोड़ा था। साल 1953 में उस पर नई सनक सवार हुई। उसने मॉस्को के बाहर यातना शिविर बनाने के आदेश दिए। जनवरी 1953 में स्टालिन ने 9 डॉक्टर्स का नाम प्रावदा में छपवाया। इनमें से 7 यहूदी थे। इन पर कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप के नेताओं और सोवियत सेना के अधिकारियों को जहर देकर मारने का आरोप लगाया गया था। डॉक्टरों को सीक्रेट पुलिस ने बुरी तरह टॉर्चर किया। इस घटना को डॉक्टर्स प्लॉट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अदालत में सुनवाई शुरू होती उससे पहले ही कहानी बदल गई। 28 फरवरी 1953 को स्टालिन ने अपने 4 खास लोगों को डिनर पर बुलाया। ये थे पोलित ब्यूरो के मेंबर जॉर्जी बेलेनकोव, सीक्रेट पुलिस के हेड
लेवांते बेरिया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर निकोलाई बुल्गानिन और पोलिट ब्यूरो मेंबर निकिता क्रुश्चेव। पांचों ने रात भर शराब पी। सुबह के 5 बजे स्टालिन ने सबको विदा किया, फिर वो अपने कमरे में सोने चला गया और उसके बाद कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। रात के 10:30 बज गए, लेकिन अंदर से कोई आदेश नहीं आया। किसी भी स्टाफ मेंबर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिना बुलाए स्टालिन के कमरे में दाखिल हो जाए। जब शक हुआ तो दरवाज़ा खोला गया। अंदर फर्श पर स्टालिन बेहोश पड़ा था। उसके आसपास यूरिन की गंध फैली हुई थी। रेडियो मॉस्को ने 2 दिन बाद ये खबर पब्लिक की। मॉस्को के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स जेल में बंद थे। उन्हें जेल से निकाला गया, लेकिन स्टालिन जिंदा नहीं बच सका। 5 मार्च 1953 को जोसेफ स्टालिन ने दुनिया छोड़ दी और अप्रैल में डॉक्टरों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। स्टालिन की मौत के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। इस लड़ाई में निकिता क्रुश्चेव ने बाजी मार ली। 14 सितंबर 1953 को क्रुश्चेव ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का पद संभाल लिया। इसके साथ ही स्टालिन के निशानों को मिटाने की 25 फरवरी 1956 को कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई। बंद हॉल में निकिता क्रुश्चेव ने स्टालिन को खूब खरी खोटी सुनाई। क्रुश्चेव ने यहाँ तक कह दिया कि सोवियत संघ की खराब हालत का इकलौता जिम्मेदार स्टालिन था और ये भाषण लीक हो गया। इसे इतिहास में सीक्रेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। स्टालिन के शरीर को लेनिन की कब्र के बगल में रखा गया था, रेड स्क्वायर के मकबरे में शीशे में। अक्टूबर 1961 में मॉस्को में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक चल रही थी। इसी दौरान एक बूढ़ी नेता ने अपना सपना सुनाया। कॉमरेड, कल रात लेनिन मेरे सपने में आए थे। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा, मुझे स्टालिन के बगल में लेटे रहने में बहुत दुख होता है। स्टालिन ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेनिन तो कम्युनिस्ट पार्टी के माई बाप थे। उनके हुक्म की तामील हुई। कुछ दिनों के बाद क्रेमलिन की दीवार के किनारे एक कब्र खोदी गई और एक सुनसान रात को स्टालिन के शरीर को शीशे के कवर से निकालकर साधारण नेताओं की कब्र के पास दफना दिया गया। स्टालिन कहा करता था, एक मौत त्रासदी है, लेकिन लाखों मौत बस एक आंकड़ा। उसकी मौत ने अनगिनत खूनी आंकड़ों को थाम दिया था। सोवियत संघ ने भले ही स्टालिन के भूत से पीछा छुड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन उसका साया दुनिया भर में फैला। बाद के कई तानाशाहों ने स्टालिन को देवता बनाकर पूजा। चीन में माओ, कंबोडिया में पोल पॉट और इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता कमोबेश स्टालिन के पद चिन्हों पर ही चली। आज भी खतरा बना रहता है कि कब कौन सा शासक स्टालिन को अपना देवता बना ले। इसमें कोई शक नहीं कि स्टालिन ने सबसे निर्णायक दौर में सोवियत संघ की कमान संभाली। जिस अवस्था में क्रांतियां दम तोड़ देती हैं, स्टालिन ने सोवियत संघ को अपने पैरों पर खड़ा किया। उसने सबसे खतरनाक युद्ध में एक मरणासन देश को लड़ने के लिए तैयार किया और जंग जीतकर महाशक्ति बनने का रास्ता दिखाया। इन्हें स्टालिन की उपलब्धियों में गिना जा सकता है, लेकिन इसके पीछे उसने जैसी हैवानियत दिखाई, उसे कतई भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टालिन को इसलिए भी याद रखना चाहिए ताकि लीडर्स को ये बताया जा सके आपको कैसा नहीं बनना है। अगर स्टालिन की झलक किसी नेता में दिखने लगे तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत भी है। आपको स्टालिन की कहानी कैसी लगी? आपकी नज़र में स्टालिन कौन था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ नामचीन का एपिसोड समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अभिषेक कुमार। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।